हमारा जो पेपर चल रहा है वो हमारा 2020 का एग्जाम है, उसमें से है। तो जल्दी से आ जाए तो हम सारे स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो 176 नंबर क्वेश्चन है ये। कंसीडर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। कहता है कंसीडर कीजिए कि टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। द फ्लूइड इज अनमिक्स्ड। फ्लूइड अनमिक्स है, मतलब मिक्स नहीं हुआ, अनमिक्स है। द फ्लूइड इज वेल मिक्स्ड। फ्लूइड बहुत अच्छी तरह से मिक्स है। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 4000 है और रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 4 करेक्ट है। और या 2 और 4 करेक्ट है। तो आपको राइट आंसर इसका देना है। ठीक है, ABCD आपको राइट आंसर इसका देना है। आपको यहां से दिख रहा होगा, ये यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए बेटा। ठीक है, ABCD आपको आंसर देना है ये, और जल्दी से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए 176 का। ठीक है बेटा, ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। दीजिए बच्चे, दीजिए। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, पता लगता है कि आपका सही है या नहीं। ओके ग्रेट, डी इज द राइट आंसर। शाबाश, डी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, डी के बाद आगे चलते हैं। जस्ट होल्ड अ मिनट बेटा। ओके चलिए, डी इज द राइट आंसर। Okay. Name the point about which a body start oscillating when a body floating in a liquid is tilt even by a small angle. कहता है स्मॉल एंगल पे भी अगर हम किसी चीज को टिल्ट करें, किसी बॉडी को टिल्ट करें और वो फ्लोट करती हुई बॉडी वहां पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, मतलब ऑसिलेट करना, इधर उधर हिलना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए 177 के ऊपर। 177 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। शाबाश। सो मेटा सेंटर इज द राइट आंसर। मेटा सेंटर इज द राइट आंसर। ये मेटा सेंटर कहते हैं इसको, जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट करती है, ऑसिलेट करती है, उसको हम मेटा सेंटर बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये एक रैम है, मतलब हाइड्रोलिक प्रेस की रैम है, वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर की है। एंड अ प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर। प्लंजर जो है वो 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है। तो हमारे पास इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन वेट को उठाने के लिए काम में आ रही है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड ऑफ द प्लंजर। फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका ऑप्शन जल्दी से क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, जल्दी से बेटा इसके ऊपर क्लिक कर दिया जाए जल्दी से। हाँ जी बेटा, 675। शाबाश, 675 इज द राइट आंसर। तो मेरा बच्चा ये करना कैसे है, देखिए 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं इसका बोलूं तो मेरे पास कितना है, यहाँ पे डायमीटर जो है, ये सर्कुलर पार्ट है बेटा, तो इसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 20 सेंटीमीटर का, और वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर का डायमीटर यहाँ पे दे रखा है। और वो उसमें वेट जो उठाना है, यहाँ पे मान लीजिए लोड है हमारे पास कोई, और वो 30 किलो न्यूटन का है। तो हमें करना कुछ नहीं, हमारे पास पता है कि प्रेशर जो होता है इक्वल होता है किस पे, प्रेशर 1 पॉइंट पे और प्रेशर 2 पॉइंट पे इक्वल होता है। तो P1 इक्वल टू P2। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया जो है स्मॉल एरिया लिख देता हूं मैं इसे, ये क्या है, स्मॉल एरिया ए। तो फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे लोड ये W है और एरिया A है, तो W अपॉन A। तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया, फोर्स निकालना है, एरिया क्या आ गया, पाई/4 D का स्क्वायर। D कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चे। और W कितना है, W 30 किलो न्यूटन है, 10 की पावर 3 आ जाएगा। और पाई/4 D कितना है हमारे पास, D था 20 का स्क्वायर। तो कर लीजिए बेटा, फोर्स निकाल दीजिए। ठीक है, फोर्स निकाल दीजिए। ए राइट आंसर नहीं है बेटा, सी राइट आंसर है इसका, सी इसका राइट आंसर था। चलिए ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है।
चलिए, द पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन इन अ सर्टेन स्टीम पावर प्लांट इज 1206 किलोवाट. The heat supplied to the boiler is 3500 kilojoule per kilogram. The heat rejected by the steam to the cooling water is 2900 kilojoule per kilogram. The feed pump work required to condensate back into the boiler is 6 kilowatt. What will be the mass flow rate of the cycle? तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी है बेटा. क्या दे रखी है? पावर डेवलप बाय द टरबाइन. तो टरबाइन जो पावर डेवलप कर रही है, ये टरबाइन है हमारे पास, ये घूम रही है और ये कितनी पावर, ये हमारे पास पावर डेवलप हो रही है 1206 किलोवाट. हीट सप्लाई टू द बॉयलर, बॉयलर में जो हीट सप्लाई इन जा रही है, हीट इन जो हम दे रहे हैं वो है 3500 किलो जूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम. द हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम टू द कूलिंग वाटर, यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट की जा रही है, यहां से बाहर जा रही है, वो है 2900 किलोजूल पर किलोग्राम. ओके, और यहाँ पे जो पंप है, पंप को जो वर्क मिल रहा है वो वर्क हमारे पास है, वर्क हमें करना पड़ रहा है वो है 6 किलोवाट, 6 किलोवाट. तो हमें इसका मास फ्लो रेट बताना है, एम डॉट बताना है. जो कर सकता है इसको करिए, ठीक है, नहीं तो आप वेट कीजिए, मैं आपको करवाता हूं. यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना. लीजिए बच्चे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको जल्दी से बता दीजिए. डी, ये कर रखा है क्या पहले आपने? ये आपने पहले कर रखा है क्या? तो देखिए बेटा, हमारे पास है क्या मेरे बच्चा, आप यहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है, यहाँ पे दे रहे हो, यहां से मिल रहा है, यहां वर्क दे रहे हो, तो नेट वर्क क्या हो गया? नेट वर्क जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कि हमारा टरबाइन कितना वर्क हमें पावर दे रही है, टरबाइन हमें कितना दे रही है और पंप कितना ले रहा है, इनको माइनस करना है, इनको माइनस करना है. और ये बराबर किसके होगा भाई? ये बराबर होगा जितनी हीट आपने ऐड की और जितनी रिजेक्ट की. तो हीट कितनी आपने ऐड की और कितनी रिजेक्ट की, और उसको मास फ्लो रेट से, इससे एम डॉट से मल्टीप्लाई करना है. बस ये फॉर्मूला है नेटवर्क का. नेटवर्क कैसे निकाला जा सकता है? जितनी हमने हीट ऐड की, जितनी रिमूव की, ये पर किलोग्राम है. बस ये देखिए पर किलोग्राम है, इसलिए हमने एम डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम टोटल देख सकें कितना मास के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें. तो हमारे पास होगा एम डॉट और क्यू ए हमारे पास है 3500 और ये है 2900. ओके, और ये डब्ल्यू टी हमारे पास है 1206 और ये है डब्ल्यू पी हमारे पास 6 किलोवाट है. तो एम डॉट निकल जाएगा बेटा. ये कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास 600 और ये हमारे पास आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 600. तो ये इसलिए हमारे पास ये आ गया क्या? एम डॉट आ गया 2 किलोग्राम पर सेकेंड. ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड, इसलिए हमारे पास 2 इज द राइट आंसर. तो हमें करना कैसे है? अगर ये पता हो तो आसान है क्वेश्चन. अगर हमें ये नहीं पता कि करना कैसे है, पूछ क्या रहा है, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्वेश्चन. और अगर आपने पता लग गया एक बार, इस तरह की देखो जो भी बनते हैं ना, न्यूमेरिकल बनते हैं या क्वेश्चंस बनते हैं, वो कुछ टाइप्स होती है. इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जरूरी नहीं ये वैल्यूज दे, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, घुमा फिरा के इधर उधर से आंसर पूछ लेगा. तो आप वो बता दीजिए बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, घुमा फिरा के, ठीक है. तो घुमा फिरा के अगर पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं बेटा. चलिए, यहाँ पे हो गया. चलिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन? प्रिंसिपल प्लेन पे मैग्नीट्यूड क्या होता है शियर स्ट्रेस का? तो ये मैंने बहुत बार पहले बताया है. तो जब हम प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं, प्रिंसिपल प्लेन वहां वो होता है जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है. शियर स्ट्रेस जीरो होता है, उसे हम प्रिंसिपल प्लेन बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन. डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस फॉर. तो हमारे पास ये बता दीजिए, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं. तो डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा फ्लूइड कहेंगे बेटा? इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से. रियोपैक्टिक, सूडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक या डायल्टन फ्लूइड कहते हैं. चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देख लीजिए.
हाँ जी बेटा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं डाल्टन फ्लूइड बोलते हैं बेटा। उसको क्या कहते हैं? डाल्टन फ्लूइड कहते हैं। मुझे ये बताना, राहुल, विनोद, प्रमोद, धीरज, चमन, ये तो पुराने स्टूडेंट्स हैं। आप भी गलत आंसर दे रहे हो क्या? आप में से कोई बच्चे, आप में से कोई गलत दे रहे हो क्या आंसर? डाल्टन फ्लूइड कहते हैं उसे बेटा, डाल्टन फ्लूइड। तो डाल्टन फ्लूइड होता है जब हम क्या है, शियर स्ट्रेस अगर रेट ऑफ शियर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। चलिए आगे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगेगा, आई थिंक मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि हमें 1 और 2 को आपस में मैच करना है बेटा। ठीक है, पूछा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से पूछा है। सेंटर डिफ्लेक्शन इन अ फिक्स्ड, इसको ना थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ये लीजिए बेटा, ठीक है, अब शायद थोड़ा सा सही दिख जाएगा। ये लीजिए, अब देखिए बेटा, तो हमारे पास क्या दिखा है, सेंटर डिफ्लेक्शन इन फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम है और सेंटर में डिफ्लेक्शन आ रही है टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड टू द कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। तो हमारे पास ये कौन सा है? सेंटर डिफ्लेक्शन देखनी है, किसकी देखनी है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और कौन सा है? फिक्स्ड बीम है। ये फिक्स्ड बीम है और यूडीएल लग रहा है इसके ऊपर, ये यूडीएल लग रहा है बेटा, इस तरह से है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? डिफ्लेक्शन है फ्री एंड पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से। तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितनी होगी, तो वो वाला फॉर्मूला बताना है आपको। और आगे कौन सा है? सेंटर डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली स्पोर्टेड बीम, सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ये रहा सिंपली स्पोर्टेड बीम। और क्या कह रहा है? सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे पास इस तरह से होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? और सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली स्पोर्टेड बीम, सिंपली स्पोर्टेड बीम है हमारे पास, ये रहा सिंपली स्पोर्टेड बीम, और ये कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन, ये हो रहा है। तो ये चारों का अलग अलग फॉर्मूला है, WL³/3EI, WL³/384EI, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपस को आपने मैच करना है, मैच करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, मैच करके आपको आंसर बताना है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू चमन जी। चलिए 182 का, इसका राइट आंसर बता दीजिए बेटा, क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश शाबाश, 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, जल्दी से बता दीजिए। सो सी इज द राइट आंसर, शाबाश, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, शाबाश। ये तो अच्छा जवाब दिया आपने। ए का 4 हमारे पास इसके साथ मैच कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो है वो 5L³/384EI है। इसी तरह हमारे पास बी का 3 है, तो बी हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, उसके लिए 3 वाला जो है हमारे पास कहाँ पे है मेरे भाई, सॉरी 3 वाला ये है बेटा, सॉरी 3 वाला ये है। तो हमारे पास थोड़ा उल्टा पुल्टा सा कर रखा है, एक्चुअली ABCD ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला जो है, ए के लिए हम क्या देख रहे हैं, 4, ए के लिए 4 मतलब ये इसके साथ मैच करेंगे, ये वाला मैच करेंगे इसके साथ। ओके, बी का 3 है हमारे पास, बी का 3 हमारे पास, ये इसके साथ मैच करेंगे बेटा, बी का 3। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हिला रखे हैं हमने। सी का 2 है हमारे पास, सी का 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये वाला इसके साथ मैच करेंगे बेटा। ओके, और डी का 1 है, तो डी का 1 ये रहा मेरे बच्चे, ये रहा, तो इसके साथ ये एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, इसके फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं। चलिए आगे, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैल्यू फॉर ऑफ ए वेंचुरीमीटर, ये तो आप बहुत बार किया हुआ है, हम सबने बहुत बार किया हुआ है। तो ये 0.95 टू 0.99 तक होता है हमारे पास, सीडी की वैल्यू होती है। The pressure intensity at a point in a fluid is given by 3.982 Newton per centimeter square. Find the corresponding height of the fluid when the fluid is oil
ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो हमारे पास कह रहा है कि अगर प्रेशर इंटेंसिटी किसी की दे रखी है, किसी जगह की प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो उस पे हमारे पास क्या बोल रखा है, फाइंड द प्रोपोर्शनल हाइट ऑफ द फ्लूइड। तो हमने क्या करना है, दूसरे किसी फ्लूइड देखना है जिसकी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो उसके लिए बताना है आपको। लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्लिक कर दें बेटा, ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर देना। आप जितनी स्पीड पे करोगे क्वेश्चन, उतना हमें फायदा जल्दी मिलने वाला है। और रिकॉर्डिंग वाले, आप तो बेटा रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आपको फायदा है, आपने स्किप कर देना है। अगर आपके पास टाइम है, मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं आप भी सॉल्व करा करें। ठीक है, कुछ बच्चे ये होते हैं कि मैं सर सुन लूंगा, मेरी मेमोरी बहुत है। कुछ नहीं होता, मेमोरी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरी बहुत मेमोरी है, मैं याद कर लूंगा। बेटा आप लिखोगे तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हमने एक बच्चों सबने अलग अलग आंसर दे दिया। बेटा क्या करेंगे आपका? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बेटा थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। इन्होंने क्या कर रखी है कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। रो जी एच। अब प्रेशर जो दे रखा है वो 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बस यहाँ गड़बड़ करा हुआ है, 92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, या हमारे पास मीटर में हाइट निकालनी है। ये देखो, मीटर में मीटर में मीटर में मीटर में दे रखा है आंसर। अगर मीटर में दे रखा है तो हमें बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो उसको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.92 इंटू 10⁴ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लीजिए मेरे बच्चा, तो ये आ गया 10 की पावर 4 और ये आ गया रो हमारे पास 0.9, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो वो क्या बन गया 900। और जी कितना आ गया 10। एच हमने निकालना है मेरा बच्चा, बस और कुछ भी नहीं। 1 2 3, 1 2 3, यहां से 1 रह जाएगा बस। ठीक है, 3.92, ये मैं छोटा कर लो, 3.92 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। तो आपको ये करना है बेटा, तो ऑलमोस्ट जो है वो 4 के करीब आ रहा है, 4.44 के करीब आ रहा है, 4.44 के करीब आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आप 981 ले लेना, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 4.44 आ जाएगी। तो जिनका भी सी आंसर, सॉरी बी आंसर दिया है, तो उनका ठीक है बेटा। बी आंसर जिन्होंने दिया वो ठीक है, बाकी गलत है बेटा। ठीक है, बाकी पकड़ लो अब कान अपने। ठीक है, टीचर डे पे कान पकड़ लो, नहीं तो देख लो घर वाले कान पकड़ेंगे, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगेन एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। देखो कोई भी नहीं देख रहा, आप मैं भी आपको नहीं जानता, ना आपकी शक्ल देख रहा हूं, ना आपके घर वाले सुन रहे हैं आपकी बात। सिर्फ एक बात बता दीजिए, सच में आप एक दिन के अंदर कितना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल के ऊपर? वेस्ट, यूज नहीं, वेस्ट करते हैं। कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये जरूर बता दीजिए। ठीक है, ये जरूर बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। देखो ऐसे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऑप्शन दे देता हूँ ना, मुझे भी नहीं पता लगेगा कि आप कितना वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 0, 1 आवर, 2 आवर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता लगेगा और आपको भी नहीं पता लगेगा, मतलब सॉरी किसी को भी नहीं पता लगेगा किसने क्या आंसर दिया है। तो ये 0 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना वेस्ट करते हो आप? वोटिंग वोटिंग वोटिंग, शाबाश, वोटिंग। 1 घंटा, 2 घंटा कितना वेस्ट करते हो आप? हाँ जी बेटा, हाँ 2 घंटे, बताओ। अब आप देख लो बेटा, अगर आप सच बोल रहे हो कि आप 2 घंटे वेस्ट करते हो, तो बेटा जेई बनने से उतना दूर जा रहे हो। आप सच अगर बोल रहे हो कि सर मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, जो भी आप हैं, तो बेटा आप वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो बेटा, आपको पछताना पड़ेगा। 1 घंटा आपका लाखों रुपए में बदल सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेटा, यहां तो एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट होती है।
आप कहाँ की क्या वेस्ट करने की बातें कर रहे हो कि 2 घंटे में वेस्ट करता हूं? वेस्ट, ये 2 घंटे आप एवरेज बता रहे हो, इससे भी ज्यादा कई बार चला जाता होगा। तो अगर आप वेस्ट कर रहे हो बेटा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, YouTube पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप सिर्फ ऐप के अंदर पढ़ रहे हो और बुक्स के अंदर से पढ़ रहे हो, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे आपको। YouTube बहुत बड़ा जेल है खराब आपके टाइम करने का। मेरे पास बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट आता है कि सर मैं क्या करूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं शॉर्ट्स वीडियो देखने रखता हूं तो देखता ही जाता हूं, इंस्टाग्राम देखता हूं तो देखता ही जाता हूं। बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ, खुद को अपने आप को इस जाल में से निकालना पड़ेगा। निकालो अपने आप को इस जाल में से, नहीं तो फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। ठीक है, और पछताना पड़ेगा। और देखो, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते आपका, कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको आपको लगता है कि सर मैं धोखा दे रहा हूं ना, अब सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हो और प्लस अपने माँ बाप को दे रहे हो। मोबाइल आपको पढ़ने के लिए दिया है, मोबाइल वेस्ट करने के लिए नहीं दिया है टाइम। प्लीज इस टीचर डे पे आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और आप सबसे एक ही प्रॉमिस मांगना चाहता हूं कि प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। बाकी आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप बेटा, जेब में पैसा है तो सब कुछ है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना मेरा बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप टाइम वेस्ट करते रहो, मेरा क्या जाएगा। मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट है, अपने आप आ भी रहे हैं, अपने आप चले भी जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, किसी की सिलेक्शन हो भी रही है, कोई टेंशन नहीं है। कोई जो सिलेक्ट हो जाता है वो मिल लेगा, कभी राम राम कर देगा, सलाम कर देगा, और नहीं है तो नहीं भाई, क्या कर सकते किसी का। चलो ठीक है, चलो आगे। The deflection at the center of fixed beam carrying a point load at the center is related to the deflection of the supported beam by the factor of। तो हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन पूछा है डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम के सेंटर में। तो एक क्या है, फिक्स्ड बीम, सॉरी फिक्स्ड बीम है, ओके, और इसके सेंटर में लोड पड़ रहा है, सेंटर में एक पॉइंट लोड पड़ रहा है, ठीक है, इज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये लीजिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके भी सेंटर में लोड पड़ रहा है। तो आपस में इनका जो है वो फैक्टर क्या रहेगा, आपस में रेशियो क्या रहेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। सर आई हैव वंडर व्हाई वी कांट टेक प्रेशर एंड टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेक प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, आपको मतलब आप सिंपल वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, ये कह रहे हो ना कि सिंपल वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, ये आप पूछ रहे हो कि एब्सोल्यूट क्यों लेना है। एब्सोल्यूट लेना है बेटा जहां पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है क्योंकि गेज में नहीं बातें करते हम एब्सोल्यूट की बातें करते होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बातें करते होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर की बातें करते होते हैं। ये जब हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं ना, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास केल्विन में, आप देखोगे हमेशा केल्विन में करते हैं। ठीक है, केल्विन में। सर हाउ वीक लिक्विड ऑफ NH3 इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग NH3 इन एब्जॉर्बर इन वेपर एब्जॉर्प्शन। तो ये बेटा मैंने पूरा वेपर एब्जॉर्प्शन वाला बता रखा है, आप देखो उसमें जाके, स्पेशल आपको दिखा रखा है, स्पेशल आपको एब्जॉर्ब, मतलब आपने एक स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग NH3 मतलब आपको उसमें मिक्सअप ज्यादा करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे वीक नहीं होना चाहिए, वो उसमें स्पेशल मैंने करा हुआ है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करिए 185 का। लीजिए बेटे, हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, 185 का। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात। आपके पास फॉर्मूला पता है तो सब कुछ पता है, नहीं तो नहीं पता। ठीक है, कुछ नहीं पता। तो हमारे पास बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो डिफ्लेक्शन इसकी Δ1 ले लेते हैं, मान लीजिए। तो डिफ्लेक्शन किसमें, वो सिंपली जो सॉरी फिक्स्ड बीम है उसके केस में 192 नीचे आता है। 192 मतलब WL³ बाय 192
EI, इस तरह से आता है। और ये जब आप बात करते हो जो सिंपली स्पोर्टेड बीम है, तो उसके केस में हम डेल्टा 2 बोल देंगे, मतलब डिफ्लेक्शन 2 पॉइंट पे कितनी आ रही है, तो WL3/48 आ जाएगा बस, WL3/48 EI। और हमने क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, दैट्स इट। हमने क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है, डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2। और इन दोनों का रेशियो जब लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास ये चीज टर्म नीचे आ जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। कैसे, WL3/192 EI। ठीक है, ये जो नीचे आना है ना बेटा, ये वाली टर्म नीचे, वो ऊपर जाके घूम जाएगी, वो होगी हमारे पास कैसे, वो हो जाएगी, घुमाएंगे जब ऊपर जाके, तो 48 EI अपॉन WL3। तो बाकी सब कुछ कट रहा है, जो जो चीजें कट रही है भाई साहब काट दीजिए, तो WL3 EI और ये 192 ये काट के 4 आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 लीजिए बेटा। सो 0.25 इज द राइट आंसर। 0.25 मतलब C इज द राइट आंसर। C जिन्होंने राइट आंसर C दिया है, शाबाश उनको। ठीक है, चलिए आगे। 185 का हो गया, 186 का देखते हैं। Which of the following statement is true? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन एफिशिएंसी इज हायर देन कार्नोट, रैंकाइन एफिशिएंसी इज लोअर देन कार्नोट, रैंकाइन एफिशिएंसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू विद कार्नोट, रैंकाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू कार्नोट। तो हमने बहुत बार किया है कि कार्नोट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा लोअर ही रहती है। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, ISRO, NHPC, ऑल स्टेट AE JEE एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE JEE कोर्स को।